होलो जवान जरूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एंजॉय करें। अच्छा मियां साहब, अभी की जो ताज़ा जो बड़ी खबर रही है वो ये रही है कि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है वो उसमें फिर दोबारा से तब्दीली आई है। अच्छा, ये इस पे भी कुछ खास रहम रहम कह रहा हूँ, सॉरी, कोई खास करम चल रहा है इस मिनिस्ट्री पे, क्योंकि पहले फवाद चौधरी साहब थे, वो भी बहुत कम अरसा रहे, फिर उसके बाद आशिक फिरदौस अवान साहिबा आई, उनका भी मेरे ख्याल से कुछ साल सवा साल का टर्म रहा है। साल से ऊपर साल उन्होंने का गुजारा, फवाद बिल्कुल। चौधरी से बाहर के ज्यादा टर्म निकाली है, और अब उनको भी हटा दिया गया है और उनकी जगह अब शिबली फराज साहब को नॉमिनेट किया गया है एज फेडरल मिनिस्टर, और उनके साथ साथ जो एक और इनमें एडिशन किया गया है वो जनरल बाजवा साहब, आसिम बाजवा साहब है, जो रिटायर्ड डीजी आईएसपीआर भी रह चुके हैं और करंटली चेयरमैन सीपैक का ओहदा भी संभाले हुए हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस तब्दीली को? अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये तब्दीली की क्यों गई। इसके ऊपर एक तो स्पेकुलेशंस आए थे, दूसरा फिर इसके ऊपर कई सहाफ़ियों की डिस्कशंस आई हैं, जिसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि फिरदौस आशिक अवान को हटाया क्यों गया। सबसे पहले तो जी उनका ये कहा जा रहा है कि जी एक जो फवाद चौधरी जब थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जो आपकी एड एजेंसीज, गवर्नमेंट के एड्स इस तरह नहीं होते कि गवर्नमेंट डायरेक्टली टीवी चैनल्स को एड दे देती है, उसके बीच में एक एजेंसीज आती हैं, बिल्कुल है। एड एजेंसीज होती हैं जिनको वो पैसा देती है गवर्नमेंट, और वो आगे फर्दर चैनल्स को एड्स देती हैं, लेकिन उसके अंदर डिसीजन अगेन गवर्नमेंट का होता है। तो बिल्कुल फवाद चौधरी ने ऐसा किया कि आपकी मेजॉरिटी, बहुत सारी एजेंसीज थी जिनको कोई अता पता नहीं था, कोई क्राइटेरिया पे नहीं पूरी उतर रही थी। ये वो बातें जो मैं आपको सहाफियों की बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से यहाँ से बात, उन्होंने कहा जी ये रीजन है, वन ऑफ द रीजन ये है कि उसके बाद क्या हुआ, फवाद चौधरी ने सारी एजेंसीज को बुला लिया और उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया कि जी जो जो इस क्राइटेरिया के ऊपर, ये 5-7 पॉइंट्स हैं, जो जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा गवर्नमेंट उसके साथ एड्स वगैरह का काम करेगी, कोई उसमें वो नहीं है। और ये बड़ा मेरिट के ऊपर बात थी कि जिसके पास वो सारा कुछ है, इंफॉर्मेशन और चीजें हैं, वो सारी कर लेंगे, इसके अंदर कोई अपना या किसी का इसका अभी तक कोई ऐसा नहीं था। अच्छा, इसमें ये हुआ कि जी 10 एजेंसी थी जो कि सिलेक्ट हो गई, उस क्राइटेरिया पे पूरी उतरी और गवर्नमेंट ने उसको ओके कर दिया। इसी दौरान फवाद चौधरी साहब को उठा के यहाँ से वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बना दिया गया और फिरदौस आशिक साहिबा आ गई। अब जो स्टोरी है, जो कहा जाता है, जो कि सहाफियों की ज़बानी है, अगेन इसके बाद फिरदौस आशिक ने भी इसके ऊपर एक पूरी डिस्कशन की है, लेकिन पहले हम इसको देख लें कि सहाफी बरादरी क्या कहती है। वो कहते हैं कि जी इसके बाद 10 जब एजेंसीज हो गई, उसके बाद 2 और एजेंसीज फिरदौस आशिक साहिबा ने इंडक्ट की, उसी के अंदर ये 10 के आगे 2 और कर दी, जिसके अंदर एक कॉम्टेक एजेंसी है जो मुनीब साहब हैं कोई, उनके साथ फिरदौस साहिबा के अपने भी उसके अंदर शेयर्स हैं, ये कहा जा रहा है। और जो 90% ऑफ एड्स हैं, 90% ऑफ एड्स वो सिर्फ एक उस कंपनी को दिए गए। और फिर ये खान साहब की जब नॉलेज में बात आई कि जी ये इस तरह भी कुछ हो रहा है, तो खान साहब ने इंक्वायरी के लिए कहा, और जब इंक्वायरी की भिनक फिरदौस साहिबा को लगी तो उन्होंने 2-4 और एजेंसीज को भी एंड में थोड़े बहुत एड्स दे दिए ताकि वो थोड़ा कवर अप हो सके, लेकिन अगेन वो बात तब तक काफी लेट हो गई थी। तो इस वजह से ये एक था। फिर उनके ऊपर था कि जी जो मुलाजिम है वो उन्होंने एक्स्ट्रा रखे हुए थे और गाड़ियां वो यूज कर 3 रही थी। गाड़ियां रखी हुई थी, छोड़े। अच्छा यार मियां साहब, ये अब कहाँ इसके से बरस, कहानियां अब इसके, बनाते हैं? अच्छा, अब ये हाँ, बताएं, ये सारा स्कैंडल जब तक वो वजारत में थी तब तक तो कहीं नहीं निकला। माशाल्लाह से आपके मुल्क में ऐसे ऐसे कमाल के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं जो खबरें निकाल के ले आते हैं। उमर चीमा साहब, अंसार अब्बासी, तो साबिर शाकिर और भट्टी शट्टी, ये 4-5 स्कैंडल तो ये भी निकाल लेते हैं 600-700 मिलियन के। देखिए, आशिक फिरदौस अवान साहिबा क्या फाइनेंशियली करप्ट है, ये बातें तो हमें पहले से पता है, ठीक है। बट अच्छा जो एक, मुद्दा बनाया गया है, देखिए अगर तो इतना ही था एड एजेंसियों वाला, तो अभी एक मैं गोशगुजार कर देता हूँ। आपके एक बड़े चहीते हैं खान साहब के, कभी गूगल पे बैठ के देखिएगा, फैसल जावेद साहब ने अपनी फॉर्मर, जिस एजेंसी में वो काम करते थे, मिडास एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उसको कितने ठेके दिए थे जब ये केपी के गवर्नमेंट के साथ थे।
तो इस इल्जाम से निकलते हुए आगे बताइए और क्या इल्जाम था आशिक फिरदौस? मैं आपको अपनी नहीं ये तज्जिया दे रहा कि मैं ये समझता हूँ, मैंने आपको कहा जो सहाफियों ने बात की कि उनके जाने के बाद। अच्छा, इसके बरक्स फिरदौस साहिबा ने कहा जी कि मैं जब आई थी ना, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया है उस दिन ये इंडक्ट कर दी गई थी कंपनीज जो और भी थी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे पता भी नहीं, इसीलिए मैं दोनों साइड्स के वर्जन दे रहा हूँ। कि उन्होंने कहा कि जी मेरे पास वही गाड़ियां थी जो फवाद चौधरी इस्तेमाल कर रहे थे, मेरे पास वही लोग थे जो कि फवाद चौधरी के दौर में थे, तो मुझे नहीं समझ आती कि मेरे पे इस तरह क्या किया। कहती हैं कि जी मैंने खान साहब से बात की, खान साहब ने मुझे बड़े उस पे ये कहा है, बड़े आराम से उसमें कोई कहा है कि तुम जैसी तुम्हारी हमें जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें करेंगे, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई फर्दर उन्होंने इसके और नहीं कहा। और फिरदौस साहिबा ने भी बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया कि जी मैं अभी पार्टी के लिए कुछ और, अगर क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी इसके अंदर जो सेक्रेटरी है टू प्राइम मिनिस्टर, उनका बहुत बड़ा रोल था, वो अपनी तरफ से वो 1.5 इंच की मस्जिद बनाना चाहते थे और उन्होंने मुझे मेरे रोल से काम नहीं उस तरह करने दिया जा रहा था, वो कह देते थे कि जी आप आ जाएं इस तरीके से करें। तो खैर इसके ऊपर तो बहुत सारी, इससे ज्यादा उन्होंने भी अभी नहीं बताया। अब आपको आपके नोटिस में ले कि ये इल्जाम पहली दफा नहीं लगा, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, उनके ऊपर ये इल्जाम जहांगीर तरीन साहब भी लगा चुके हैं। बिल्कुल सही है, ब्यूरोक्रेसी के अच्छा देखिए बड़ी अच्छी बात। अब वेरी ऑनेस्टली एक पॉइंट मैं आखिरी पॉइंट अपना कर दूं, इसके ऊपर भी फिरदौस साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की, कहती हैं जी मैंने तो करनी है सियासत। जो पहले के रोल्स में लोग होते थे जिनको ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने हटवाया था, वो थे ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने अवाम को फेस नहीं करना, उन्होंने अवाम को जवाब नहीं देना, तो वो तो साइन करके साइड पे हो जाते थे। लेकिन अब मेरे ऊपर इस तरह के सवालात अगर उठ गए हैं तो मेरा बनता है कि मैं इस चीज को लेकर आऊं। तो अब देखें आगे किस तरफ ये ऊंट करवट लेता है, लेकिन अब आप आगे इस पे जरा अपना तज्जिया दें कि क्या वेरी ऑनेस्टली इनकी जब रिमूवल हुआ तो अपोजिशन के अंदर जो लोगों को खुशी थी वो तो थी पीटीआई वाले भी उतने ही खुश थे, समझ नहीं आ रहा मतलब, क्योंकि एज अ पार्टी आपने कभी इनको ओन नहीं किया, तो आउटसाइडर तो कंसिडर किया गया। अच्छा, शिबली फराज साहब पे अपोजिशन वाले भी काफी हद तक खुश है, क्यों? पढ़े लिखे सुलझे इंसान है, ठीक है। फवाद चौधरी भी सुलझे इंसान थे, एक ऐसे ही शख्स को हम देखते हैं तो इस रोल में हो, ठीक है। वेरी ऑनेस्टली अगर आप पूछे तो मैं कहूंगा जी हाँ, कायरा साहब के पास भी ये रोल था, बड़ा अच्छा चलाया। बट अगर कायरा साहब की जगह आप कहेंगे शेख रशीद, में कहूंगा नहीं, वो बात नहीं है, ठीक है। तो इस रोल में एक ऐसा ही सेंसिबल ठहराव वाला आदमी चाहिए। अच्छा, मगर शिबली फराज पे तो इवन ऑपोजिशन ने भी बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, इवन जो जिनको सो कॉल्ड एंटी पीटीआई जर्नलिस्ट कहते हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा उसके ऊपर रिस्पांस दिया कि जी या उन्होंने रिस्पांस दिया है आसिम बाजवा की वजह से या उन्होंने शिबली फराज की वजह से दिया, ये अभी तक क्लियर नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा। आसिम बाजवा साहब को क्यों लेके आए हैं? शिबली फराज साहब अच्छे खासे बड़े शख्स, पूरी मिनिस्ट्री संभाल सकते हैं। क्या ये वजह है कि एक रिटायर्ड जनरल को आप बैठाएंगे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में तो सहाफी सख्त सवाल नहीं करेंगे आपसे? देखिए बात सीधी सी नहीं, सहाफी तो देखिए सवाल करेंगे, अब तो वो सर्विंग नहीं है, रिटायर्ड है। लेकिन बात ये है कि देखिए उन्होंने आईएसपीआर जब चलाया था बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया था। उसके बाद आसिफ गफूर साहब आए, उन पे थोड़े बहुत इल्जाम भी आते हैं, लेकिन आसिम बाजवा पे इस तरह की कोई चीज नहीं उठी। इवन जो अपोजिशन थी वो आते थे, जो फैक्ट्स थे उनको बयान करके वो चले जाते थे। तो यहाँ भी एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं बहुत सारी चीजों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। स्पेशली देखिए आजकल आपके कनेक्शंस भी हैं आर्मी, और देखिए गवर्नमेंट के कनेक्शंस तो हमेशा रहते हैं, लेकिन जब एक कनेक्शंस हैं, देखिए वो तो हर दौर में रहे हैं, ये इससे तो आप कुछ कह नहीं सकते, इससे ना पीछे हट सकते हैं। अच्छा नहीं, मगर मियां साहब सवाल अभी भी यही है, वो स्पेशल एडवाइजर और मीडिया फेस बन गए, मगर साथ साथ वो चेयरमैन सीपैक भी हैं। अब चेयरमैन सीपैक भी एक बहुत भारी जिम्मेदारी है, तो ये डुअल पोर्टफोलियोज क्या जस्टिस किया जा सकता है इस तरह से या नहीं? ये क्वेश्चन है जो कि गवर्नमेंट के लिए अभी उठता है कि क्या वो दोनों रोल्स को कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि सीपैक एक बहुत बड़ी जॉब है, बहुत, और ये वाला भी जो रोल है इसमें भी हर वक्त आपको देखिए ना, इसमें यूनिफॉर्मिटी भी है ना। चेयरमैन सीपैक एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन मीडिया एक बड़ा छोटा रोल है, तो इन दो रोल्स की डाइकोटमी भी है। एडवाइजरी रोल देखिए, बेसिकली तो एक एडवाइजरी रोल है ना, वो एडवाइस कर दिया करेंगे प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर। देखिए फेस तो शिबली फराज है। कंक्लूड समिंग इट अप, एक मसला ये भी है कि एडवाइजर बड़े हैं आप लोगों के पास, ऑफिशियल और अनऑफिशियल। ये फिरदौस अवान ने भी कहा था
कि कुछ वो लोग हैं जो मीडिया सेल जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ है, फिर एक शहबाज गिल साहब भी हैं, तो मे बी आप अपने एडवाइजरों को भी स्ट्रीमलाइन कर लें। एक बंदे की चीजें ना, अभी अभी कल की खबर देता हूँ कि शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, वो कैंसिल कर दी गई। क्यों? क्योंकि उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस में शहबाज गिल साहब वो सारी बातें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की करके चले गए। अब ये आपके विद इन द पीटीआई दो पैरेलल एरियाज हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गवर्नमेंट को इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि आपके एडवाइजर्स, और ये बड़ा उन्हें क्लियरली बता देना चाहिए कि जी मीडिया के अंदर कौन कौन से इनमें से आ सकते हैं। अब ऐसे रोल के अंदर भी बैठे हैं कि वो अवाम को भी मुखातिब कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपोजिशन को भी आप गालियां दे रहे हैं, तो इस तरह नहीं आप चल सकते ना। आपको अपना एक स्टांस रखना पड़ेगा, या आप न्यूट्रल हो जाएं या फिर अपोजिशन को पकड़ लें। एक चीज को कर सकते हैं आप, दोनों चीजें तो नहीं चला सकते साथ साथ। तो गवर्नमेंट को इसको देखना पड़ेगा। तो नाज़रीन, आप भी जरूर अपने आरा से हमें बताइएगा कि क्या ये जो तैनाती की गई है शिबली फराज और आसिम बाजवा साहब, इनको ये ठीक की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, या पहले जो फिरदौस आशिक साहिबा थी वो बेहतर थी, या फवाद चौधरी ने इसको बेहतर चलाया। बोलो जवान जरूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एंजॉय करें।